आज देखेंगे हम लोग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखो इसमें कितने सारे लॉ हैं। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सीओएम सेंटर ऑफ मास नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ मास है। दूसरा क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तीसरा क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चौथा क्या है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये चार लॉ हैं जो आपके केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ में आते हैं। बारी बारी एक एक लॉ को हम लोग पढ़ेंगे। हेडिंग लगाइए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हेडिंग लगा लीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी को लिख लो, इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी। किसने दिया था ये? हाँ, एंटोनी लॉरेंस लेवोसियर ने दिया था। एंटोनी लॉरेंस लेवोसियर, स्पेलिंग देख लेना अपने साथ। 1789 में। क्या कहता है ये लॉ, जल्दी बोलो, क्या कहता है ये लॉ? अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात आप लोगों ने बोली। कुछ लोगों को इस लॉ की गलत डेफिनेशन पता है। वो बोलते हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ये लॉ नहीं कहता। ये लॉ क्या कहता है, सुन लीजिए जरा। एक रिएक्शन के दौरान जितना मास रिएक्टेंट का रिएक्ट करेगा उतना ही मास प्रोडक्ट का बनेगा। तो ड्यूरिंग अ रिएक्शन, mass of reacted mass of reacted will be equals to mass of product formed। या कुछ लोग इसी की डेफिनेशन ऐसे बोलते हैं, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को कभी भी ना तो बनाया जा सकता है ना ही मिटाया जा सकता। टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट रिमेन कंजर्व्ड ड्यूरिंग द केमिकल। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने बर्न किया या हीट किया तो बना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मान लो मेरे पास 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट था। रिएक्शन खत्म हुई, रिएक्शन के अंत में ये बिल्कुल भी नहीं बचा, ठीक है। और मान लो मैंने आपसे कहा 44 ग्राम CO2 बन गई, तो बताओ कैल्शियम ऑक्साइड कितना बना होगा। तो आप कहोगे सर देखो, अगर ये बचा नहीं है इसका मतलब जितना रिएक्टेंट का मास था पूरा का पूरा कहां शिफ्ट हो गया होगा, प्रोडक्ट में। तो x प्लस 44 बराबर कितना होना चाहिए, 100। x बराबर कितना आ जाएगा, 56 ग्राम। बोलो भाई, सही है इतनी बात? क्या वो मुझसे ये भी पूछ सकता था कि मैंने 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जलाया, बताओ मुझे कैल्शियम ऑक्साइड के कितने मोल्स मिलेंगे? इसी क्वेश्चन में आपने मास निकाल लिया, आप मास से क्या निकाल सकते हो, मोल्स। कैसे निकालोगे, मोलर मास से
डिवाइड देके कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास आएगा 50, तो कितने मोल आ गए? 1 मोल। क्या मेरी बात समझ गए आप लोग? छापिए। याद रखना ये जो लॉ है ये न्यूक्लियर रिएक्शंस पर वैलिड नहीं होता। दिस लॉ is not valid for nuclear reaction। ये लॉ न्यूक्लियर रिएक्शंस पे वैलिड नहीं होता। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस में मास और एनर्जी का इंटर कन्वर्जन होता है। तो कुछ मास हो सकता है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, और एनर्जी तो एनवायरनमेंट में क्या हो जाएगी? डिसिपेट हो जाएगी, बह जाएगी, वो आपके कंटेनर में नहीं बचेगी। तो आपका जो टोटल मास होगा हो सकता है वो कम आ जाए प्रोडक्ट का। इसी से बचने के लिए आइंस्टीन ने एक नया लॉ बनाया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, जिसमें वो बोलता था कि टोटल एनर्जी प्लस मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एंड मास ऑफ प्रोडक्ट। क्या आप मेरी बात समझ गए? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? चलिए, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, या उसी को बोला जाता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, ये दिया गया था 1799 में बाय जोसेफ प्राउस। ये स्प्राउट बहुत खाते थे, इस बात से इनकी मम्मी इन पे बहुत प्राउड करती थी। दोनों को मिला के इनका प्राउस रख दिया। देखें ये लॉ कहता क्या है? ये लॉ कहता है कि किसी भी एक कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका फिक्स्ड रेशियो होता है बाय मास। मतलब जैसे H2O है, हाइड्रोजन कितना है इसमें? 2 हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन का मास होता है, यानी कि जब जब पानी बना होगा तब तब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना रहा होगा? 1:8। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि H2O तुम कहां से लेके आए, चाहे पानी गटर का हो, चाहे पानी नल का हो, चाहे पानी रिवर का हो, पॉन्ड का हो, बोलो, चाहे पानी किसी रिएक्शन में बन रहा हो, जैसे H2 प्लस हाफ O2 गिविंग H2O। अगर H2O बना है तो हर जगह रेशियो क्या होगा? 1:। इसका स्टेटमेंट लिख लो। देखो, अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स a chemical compound always contains exactly the same proportion of elements. Chemical compound always contains exactly the same proportion of element by mass irrespective of the source, from which it is taken, irrespective of the source from which it is taken। समझ लो, अगर पूरे क्वेश्चन में एक ही कंपाउंड की बार बार बात हो रही हो तो कौन सा लॉ लग रहा है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। अच्छा, इस लॉ की भी कुछ लिमिटेशन है। दिस लॉ इज नॉट वैलिड फॉर आइसोटोप्स। ये लॉ आइसोटोप्स पर वैलिड नहीं होता, और ये लॉ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स पर भी वैलिड नहीं होता।
सबसे पहले आइसोटोप को समझ लो। जैसे मान लो मैंने लिया तुम्हारे सामने H2O और एक बार किसी ने ले लिया D2O। क्या आपको पता है हाइड्रोजन के 3 बच्चे हुए थे, एक का नाम मम्मी ने रखा प्रोटियम, दूसरे का ड्यूटीरियम और तीसरे का ट्रिटियम, है ना। इसको कुछ लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, इसको केवल H से, इसको D से ड्यूटीरियम, इसको T से ट्रिटियम, है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो इसका मोलर मास या इसका मास है 1, इसका मास है 2 और इसका मास है 3। तो अगर मैं H2O का मास पूछूं तो ये हो जाएगा 18, लेकिन D2O का पूछूंगा तो ये हो जाएगा 20, क्योंकि D का मास है 2, 2 2 जा 4 प्लस 16 कितना आ गया 20। यहां अगर आप रेशियो देखोगे तो ये होगा 2:16 यानी कि 1:8, पर अगर यहां देखोगे तो इट वुड बी 4:16, दैट वुड 1:। तो क्या अब पानी में रेशियो सेम आया? नहीं, पानी में रेशियो अलग अलग हो गया। इसका मतलब ये लॉ यहां पर वैलिड नहीं होगा। इसीलिए D2O को कुछ लोग प्यार से हैवी वाटर बुलाते हैं। ये भी याद रखिएगा कि इन तीनों में से ट्रिटियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव होने का कारण है क्योंकि वो अपने अंदर से लो एनर्जी के बीटा पार्टिकल्स निकाल। आप ये वाली बात समझ गए कि अगर आइसोटोप चेंज हो गया तो रेशियो बिगड़ जाएगा, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आइसोटोप्स पर वैलिड नहीं होगा। नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें स्टोइकोमेट्री फिक्स नहीं होती। जैसे देखो B0.5O, डाल्टन कहता था एटम को तोड़ नहीं सकते हो, तो ये वेनेडियम आधा कैसे आया होगा? ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड। अपने सिलेबस में नहीं है नॉन स्टोइकोमेट्रिक, बस आपको याद रखना है कि जिनकी स्टोइकोमेट्री ही फिक्स नहीं है उनमें ये लॉ कैसे लगेगा, क्योंकि जब स्टोइकोमेट्री फिक्स नहीं है इसका मतलब वेनेडियम और ऑक्सीजन में वेनेडियम कितने भी आ सकते हैं और ऑक्सीजन कितने भी आ सकते हैं। बोलो, कल को हो सकता है आपको ये ऐसे मिल जाए 0.63 हो। बोलो, एक कंपाउंड होता है Fe 0.95 हो। ये सब क्या है? नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड जिनमें कोई भी स्टोइकोमेट्री का दीन धर्म नहीं है। ऐसे कंपाउंड्स में भी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन नहीं लगता। क्लियर है? छाप लीजिए। हो गया? चलिए अगला लिखिए, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल
प्रपोर्शन, ये दिया गया था डाल्टन महाराज के द्वारा इन 1803 में। इसका स्टेटमेंट लिखो, when two elements combine with each other, ये मैडम, when two elements combine with each other to form two or more than two compounds, to form two or more than two compounds, the mass of one of the element, the mass of one of the element which combine with fixed mass of other, which combine with fixed mass of other, bear a simple whole number ratio. Fixed mass of other bear a simple whole number ratio. क्या मतलब है इसका, जरा समझो। देखो, स्टेटमेंट कह रहा है, मान लो कोई दो एलिमेंट है, मैंने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पकड़ लिए, वो N2O बना सकते हैं, वो NO बना सकते हैं, वो N2O3 भी बना सकते हैं, वो NO2 भी बना सकते हैं, और वो N2O5 भी बना सकते हैं। ठीक है, तो दो एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। जरा इसमें देखो, नाइट्रोजन का कितना है 28, ऑक्सीजन कितना है 60, यहाँ नाइट्रोजन 48। सही है। अगर मैं किसी एक के मास को फिक्स कर लूं, चलो नाइट्रोजन को कर लेता हूं, तो यहाँ 14 है, सबसे लीस्ट, हर जगह 14 बना लो, तो यहाँ 14 करोगे तो यहाँ हो जाएगा, तो डिवाइड दे दिया, यहाँ ऑलरेडी 14 है, 14 के साथ यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, यहाँ 14 के साथ कितना है, यहाँ पे कितना है, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है। अगर आप रेशियो लो, क्या ये सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया? दिस इज व्हाट वी कॉल लॉ ऑफ मल्टीपल। ट्रिक क्या है, अगर क्वेश्चन में एलिमेंट चेंज ना हो रहा हो, अगर क्वेश्चन में एलिमेंट चेंज ना हो रहा हो बट कंपाउंड चेंज हो जाए, तो समझ जाना क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और एलिमेंट भी चेंज ना हो, कंपाउंड भी चेंज ना हो, तो समझ जाना कौन सा है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अभी सबके क्वेश्चन कराऊंगा, पहले लिख लो। पूरी डेफिनेशन फिर से बोल दे रहा हूं। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, द मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट व्हिच कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो। अगेन, जिनके फॉर्मूले फिक्स नहीं होंगे, क्या ये लॉ उनके लिए चल पाएगा? नहीं, क्योंकि यहां भी तो तुम क्या निकाल रहे हो, मास निकाल रहे हो ना। अगेन लिख लो, इसकी लिमिटेशन ये है, दिस लॉ इज नॉट वैलिड फॉर नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड एंड oligomers एंड पॉलीमर्स। ओलिगोमर्स एंड पॉलीमर्स का मतलब होता है जिनमें कई सारे कंपाउंड्स जुड़ के कोई एक कंपाउंड बनाए। जैसे इथीन के कई मॉलिक्यूल अगर जुड़ जाएं, बन जाता है पॉलीइथीन, जिसको हम पॉलीथीन बोलते हैं ना, टांग के लेके जाते हैं कोई भी चीज। तो अब उसमें इथीन के मॉलिक्यूल की संख्या फिक्स नहीं है, कोई हो सकता है 1 करोड़ को पॉली बोले, कोई 2 करोड़ को बोले, कोई 4 करोड़ को बोले। तो अगर कोई मैंने तुम्हारे सामने लिख दिया ऐसे करके
CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? इथीन। बोलो। और अगर मैं इसका पाई बॉन्ड तोड़ दूं, ये जो डबल बॉन्ड है ये एक तोड़ दूं और इसको इधर उधर जोड़ता चलूं, ऐसे बन जाएगा। देखो इसको क्या बोलेंगे? पॉलीइथीन। ये जुड़ता चला जा रहा है और इथीन मॉलिक्यूल, है ना। तो ये क्या बन गया? पॉलीइथीन। अब इसमें n की वैल्यू कुछ फिक्स थोड़ी है, तो n की वैल्यू 10 लगाओ तो भी पॉलीइथीन, 100 लगाओ तो भी पॉलीइथीन, 1 करोड़ लगाओ तो भी पॉलीइथीन। तो जब कंपाउंड का फॉर्मूला ही फिक्स नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू फिक्स नहीं है, तो इसकी वजह से इसमें आप मास वगैरह निकाल नहीं पाओगे। जब मास नहीं निकाल पाओगे तो रेशियो कहां से लोगे? This law is not valid for non-stoichiometric compounds, oligomers and poly। ठीक है। हो गया। अगला देखो। अगला लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रपोर्शन। ये दिया था जेरेमियस रिचर ने। सेवनटीन 1992 में। देखो इसका स्टेटमेंट, फिर इसको समझाता हूं। मैं लिख ही दे रहा हूं। ये तो रहा स्टेटमेंट। अब इसको समझ लो जरा। देखो
कह रहा है अगर दो डिफरेंट एलिमेंट हैं जो कंबाइन करते हैं सेपरेटली विद द सेम वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट, यानी कि 3 एलिमेंट कम से कम मुझे चाहिए। एक ले लेता हूं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर कुछ बना सकते हैं, CH4 बना सकते हैं, बोलो। उन्होंने बना लिया CH4। क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर कुछ बना सकते हैं? क्या कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कुछ बना सकते हैं? CO2। बताओ इसमें वेट कितना है? 16:4, सॉरी 12:4, 12:4 यानी कि 3:1। यहां बोलो 1:8। और अगर यहां देखो तो 12:32 यानी कि 3:8। सही है। चलो तो 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, लेट सपोज वी आर टेकिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कुछ भी ले लो, चाहे कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो 2 डिफरेंट एलिमेंट हैं कार्बन और हाइड्रोजन, वो कंबाइन हो रहे हैं सेपरेटली विद द सेम वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट दैट इज ऑक्सीजन। पकड़, द रेशियो ऑफ द मास इन विच दे डू सो आर ईदर द सेम और अ सिंपल मल्टीपल ऑफ मास रेशियो इन विच दे कंबाइन। ध्यान से देखो, अगर मान लो मैं हाइड्रोजन का मास फिक्स कर लूं, ये जो थर्ड एलिमेंट है, लेट सपोज चलो हाइड्रोजन मान लो, अगर तुम हाइड्रोजन का मास फिक्स कर लो 1 है, तो 1 के साथ कार्बन कितना है? 3। यहां 1 के साथ ऑक्सीजन कितना है? तो अगर इन दोनों का रेशियो ले तो कितना आएगा? तो यहां भी कितना आ रहा है? ठीक है, तो ये क्या है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब देखो यहां पर कंपाउंड भी चेंज हो रहा है और एलिमेंट भी चेंज हो रहा है। और एलिमेंट भी कैसे चेंज हो रहे हैं? अगर मान लो एक एलिमेंट है एक ए, एक है बी और एक है सी, तो अगर एक कंपाउंड बन रहा है ए बी, तो दूसरा बनेगा और तीसरा बनेगा। सही है। तो अगर एलिमेंट भी सेम हो, कंपाउंड भी सेम हो, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एलिमेंट सेम हो पर कंपाउंड अलग अलग हो जाए तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और एलिमेंट भी चेंज हो जाए और कंपाउंड भी चेंज हो जाए तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, सच दैट ए बी, बी सी एंड ए सी। ठीक है, देखो इसको अब क्वेश्चन करते हैं। चारों लॉ की थियरी खत्म हो गई। दोबारा बताना इसको, दोबारा देखो। मैंने बोला यहां पर हाइड्रोजन था, यहां पर कार्बन था, यहां पे ऑक्सीजन। कार्बन और हाइड्रोजन मिलके CH4 बना सकते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके H2O बना सकता है, कार्बन ऑक्सीजन मिलकर CH4 में कार्बन का मास 12 है, हाइड्रोजन का मास 4 है, तो रेशियो आया 1:3। यहाँ आ गया 1:8, यहाँ आ गया 3:8। अब यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो है 3:8। अगर तुम यहाँ देखो हाइड्रोजन का मास मैंने फिक्स कर लिया 1:1, तो यहाँ पर भी जो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो कितना है? 1:। तो या तो ये रेशियो सेम होंगे या सिंपल मल्टीपल में। मैंने यहां आपको सेम दिखा दी। सिंपल मल्टीपल में कुछ और बना लो, तो CO बना दो। तो CO बनाओगे तो ये हो जाएगा 12:16, यानी कि 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16। बोलो यहां पे कितना आ रहा है? 3:8। और यहां पे कितना आया? 3:4। तो 4 और 8 क्या सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं है? 1:2। ऐसे। चलिए अब करेंगे सवाल।
लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किस में दिख रहा है आपको? करो ट्राई। CSOH, सीजियम हाइड्रोक्साइड। सीसियम नहीं, सीजियम। चलो इसका बताओ क्या होगा आंसर? सी, क्योंकि ईथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, बेंजीन होता है C6H6, एलिमेंट सेम, फॉर्मूला अलग, तो क्या हो गया? लॉ ऑफ मल्टीपल तो करो। डी में नहीं है, दिख नहीं रहा तुमको? एच और डी अलग अलग हैं, फॉर्मूला कहाँ सेम है? चलो करो। बताओ भाई, का क्या आया? सी ऑप्शन। देखो कह रहा है कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं इन द रेशियो 3:8, ठीक है, to form CO2, then what weight of carbon should be used to react completely with 32 ग्राम of ऑक्सीजन? देखो 8 ग्राम के लिए तुम्हें, या ऐसे कह लो, what weight of carbon should be used to react completely with लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, खत्म होने वाले हैं। हाँ देखिए, तो अगर 8 ग्राम के साथ कितना ग्राम रिएक्ट करेगा? 3 ग्राम। बोलो, तो मतलब यही तो है 3:8 का मतलब कि 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना ग्राम रिएक्ट करेगा? 3 ग्राम। तो 1 ग्राम के साथ कितना रिएक्ट करेगा? 3/8। हमसे कितने के लिए पूछा है? 32 ग्राम के लिए, तो इंटू 32, तो 8 4 जा, 4 3 जा, ठीक। उधर आ जाओ, बताओ भाई।
Percentage of hydrogen in water and hydrogen peroxide is 11.1 and 5.9 respectively. बताओ कौन सा लॉ सेटिस्फाई हो रहा है? कंजर्वेशन ऑफ मास, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. क्या आपको पानी का फॉर्मूला पता है? H2O. हाइड्रोजन पेरोक्साइड का? हाँ, H2O2. कौन सा हो जाएगा? सी, क्योंकि एलिमेंट क्या है? सेम, और कंपाउंड क्या हो गए? बदल गए. तो ये छोटी सी ट्रिक जो मैंने आपको सिखाई, ऐसे फालतू क्वेश्चनों को बड़े आराम से उड़ा देती. ठीक है, इसमें ये सब कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है. हालांकि तुम यहां से कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हो, वो सब बोर्ड में आती है, एंट्रेंस में से आप ऐसे. ठीक है चे? इस प्रकार आपके चारों लॉ हो गए कंप्लीट. एक ओलंपियाड का सवाल कराते हैं. NSEC का क्वेश्चन है ये. 2 एलिमेंट्स A and B combine to form compound X and Y. बताइए भाई. क्या होगा आंसर? बिना सॉल्व की बता दिया तुमने. इतनी खतरनाक हो गई हो तुम.
बोलो भाई, नहीं आ रहा? ओलंपियाड में मर गए? आओ देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़ो, टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा। दो एलिमेंट हैं ए और बी, वो कंबाइन करके बना रहे हैं कंपाउंड एक्स और वाई। एक कंपाउंड बना है एक्स और एक कंपाउंड बना है वाई, दोनों ए और बी से ही मिलके बना है। कह रहा है फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ ए द मास ऑफ बी कंबाइन फॉर द कंपाउंड एक्स एंड वाई आर इन रेशियो 3:7। मुझे नहीं पता ए का मास कितना कंबाइन किया, मैं मान लेता हूं टी किया है, तो टी के साथ यहां पे कितना है 3, और यहां पे टी के साथ सेम में कितना हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई? आगे पढ़ो क्वेश्चन। इफ इन कंपाउंड एक्स 4 ग्राम ए कंबाइंस विद 12 ग्राम ऑफ बी, ठीक है भाई, अगर 4 ग्राम ए कितने के साथ कंबाइन करता है 12 ग्राम के साथ, तो एक कितने के साथ करेगा 3 के साथ। क्या मुझे टी की वैल्यू मिल गई? टी की वैल्यू हो ना हो शायद 1 रही हो, बोलो भाई। तो इसका मतलब यहां पे कह रहा है 1 ग्राम कितने के साथ करेगा 7 ग्राम के साथ, यही तो मतलब है इसका। अब क्या मुझे बताने की जरूरत है, अगर एक 7 के साथ कर रहा है तो 8 कितने के साथ करेगा? खत्म हो गया सवाल। बस 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 हो गया, लिख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन, आने लायक क्वेश्चन। देखो शुरुआत वाले क्वेश्चन सब कर लेंगे, इससे समझ में आता है ना, ये क्वेश्चन रैंक डिसाइड करेगा। शुरुआत वाले भी नहीं कर पाएंगे आप लोग। गवार हूं। इस प्रकार हमारे लॉज हो गए सारे कंप्लीट। इस चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया पूरा, कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ लिए, लॉज पढ़ लिए। सबकी वीडियोस यूट्यूब पर डल चुकी हैं, आप लोग देख सकते हैं। सपोर्ट करें, दोस्तों को भेजें। आज फिर थंबनेल बनेगा चैट जीपीटी से, वीडियो गेम जैसा। दूसरा वाला फिर भी ठीक था, है ना? मोल कॉन्सेप्ट वाला तो ऐसा लग रहा है किसी ने वीडियो गेम की कोई वीडियो लगा रखी है। चलो खैर ये हो गया। मैं तुम्हें 2-3 बातें और बता देता हूं जरा। मोलैलिटी पढ़ ही लेते हैं, मेरा मन नहीं मान रहा है। मोलैलिटी छोड़ा है हम लोगों ने, मतलब मोलैलिटी ही छोड़ा है ना, मोलैलिटी तक तो पढ़ ही लिया है, मोलैलिटी भी कराई देता हूँ। एक लॉ याद रखना जरा, हटाऊं। एटॉमिक मास किसी भी चीज का अगर उसमें मल्टीप्लाई कर दो स्पेसिफिक हीट से, की वैल्यू लगभग लगभग 6.4 के बराबर होती है। इसको बोलते हैं ड्यूलोंग पेटाइट्स लॉ। दो साइंटिस्ट का नाम है ये, ड्यूलोंग और पेटाइट। इसमें ये जो स्पेसिफिक हीट है ये कैलोरी पर ग्राम में होनी चाहिए। लिख लो बस, ये ऐसे ही टाइम पास के लिए।
थोड़ा कम बातें करिए, और अगर ज़्यादा बात करनी है तो गेट आउट ऑफ माई क्लास। जो भी कर रही हैं आप वो आप देखिए। चलो भाई देखो, हमने कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म पढ़ लिए थे? परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी। मोलैलिटी रह गया था, देख लो इसको भी। मोलैलिटी इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से। ये क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved per kg of solvent। इकलौता ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है अब तक का जितने हमने पढ़े जिसमें नीचे क्या आ रहा है? सॉल्वेंट। बाकी सब में नीचे क्या आता था? सॉल्यूशन। तो मोलैलिटी लिखना हो तो क्या लिखोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। किस में लिखना पड़ेगा? केजी में। अगर ग्राम में लिख दिया वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसमें ग्राम में, तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 1000। इतना ही है मोलैलिटी। जैसे वहां पे यूनिट होती थी मोलर, यहां होती है मोलल। क्या होती है? मोलल। तुतला नहीं रहा हूं, मोलल ही होती है। जैसे अगर कहीं पे लिखा है सेमी मोलल, सेमी मोलल का मतलब हो जाएगा, हाँ मजा आ रहा है ना। हाँ देखो, सेमी मोलल का मतलब हो जाएगा मोलैलिटी है 1/2। ऐसी सेंटीमोलल का मतलब हो जाएगा मोलैलिटी है 1/100। डेसी मोलल का मतलब हो जाएगा मोलैलिटी है 1/10। ठीक है चे? ये था आपका मोलैलिटी। भी हो सकता है वो टेस्ट आएगा तब पता लगेगा, अभी से क्यों बताएं। आओ एक सवाल करो। फाइंड द मोलैलिटी ऑफ 63% वेट बाई वेट HNO3 सोल्यूशन। करो। अब यहां पुराना ज्ञान काम आएगा। बिल्कुल। सिक्सटी 63% वेट बाई वेट का मतलब क्या है? 63 ग्राम HNO3 कहाँ प्रेजेंट है? 100 ग्राम सोल्यूशन में। तो बताओ मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। 100 माइनस 63, बोलो। तो 100 माइनस 63 कितना हो जाएगा? 37 ग्राम। क्या तुम्हें वेट ऑफ सॉल्वेंट मिल गया? और ग्राम में मिला है तो क्या कर दूं? क्या तुम्हें वेट ऑफ सॉल्यूट भी पता है? तो वेट अपॉन मोलर वेट, HNO3 का मोलर वेट 63 होता है। तो कितने आ गए मोल्स? 1। बस खत्म हो गया। मोलैलिटी हो गई 1000
अपॉन 30, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है चे? डन डन डन, क्लियर है? चलें आगे, आओ एक चीज और सिखाते हैं। एक चीज होती है उसको बोलते हैं एन फैक्टर, इसी को बोला जाता है वैलेंसी फैक्टर। मुझे लगता है ये एंट्रेंस में कभी ना कभी दस्तक देगा जल्दी, बस इसलिए पढ़ा रहा हूं। एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। सबसे मजेदार बात यह है, आज से 26 या 27 साल पहले कोटा के एक बहुत बड़े और नामचीन टीचर ने ये डिराइव किया एन फैक्टर नाम। एन फैक्टर नाम कोई भी साइंटिफिक नेम नहीं है, किसी किताब में अच्छे फॉरेन राइटर में तुम्हें एन फैक्टर शब्द नाम की कोई चीज नहीं मिलेगी। तो जब ये एक हिंदुस्तानी का बनाया हुआ है तो आप समझ चुके होंगे ये एक जुगाड़ होगी। जुगाड़ की कोई डेफिनेशन नहीं होती, एन फैक्टर की कोई भी डेफिनेशन नहीं है। एन फैक्टर बस कैलकुलेट किया जाता है। तो मुझसे कभी ये मत पूछना सर एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर पता नहीं क्या होता। ठीक है क्या वो समझ लो। देखो एसिड के लिए एन फैक्टर निकाला जाता है कि एसिड पानी में जाने के बाद कितने H+ छोड़ देगा। जैसे मुझे बताओ HCl पानी में जाने के बाद कितने H छोड़ेगा? एक ही तो छोड़ेगा, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया 1। H2SO4 कितना छोड़ेगा 2, तो इसका हो गया। H3PO4 कितना छोड़ेगा, इसका हो गया। ऐसी बेस के लिए होता है कितने OH छोड़ेगा, NaOH, BaOH2। समझ गए? इतना सिंपल नहीं होता, मैं आपको सिंपल वाले केस केवल करा रहा हूं, है ना। एन फैक्टर को पढ़ाने में कम से कम 2 घंटा लगता है पूरा सिखाने के लिए, तो वो आपको 11th क्लास में सिखाएंगे। अभी बस छोटी छोटी चीजें सीखता हूँ। फॉर सॉल्ट, सॉल्ट में आपको क्या करना है, या तो टोटल पॉजिटिव गिन लो कितना है, या टोटल नेगेटिव चार्ज गिन लो कितना है। जैसे NaCl, कोई भी एक गिन लो, बराबर ही होगा क्योंकि कितना पॉजिटिव है, एक ही है। MgCl2, Mg पे 2+ है, Cl पे माइनस है, लेकिन 2 Cl है तो 2 माइनस हो गया ना, तो एन फैक्टर हो गया। चलो मुझे खुशी होगी अगर तुमने सही आंसर बताया तो। बोलो भाई, गवार 3 नहीं 6, 2 एल्यूमिनियम है। बोलो भाई, एक और मौका दिया जा रहा है अपने आप को मनुष्य साबित करने का, करिए। जल्दी बोलिए जल्दी। क्या आपको जिंक पर चार्ज पता है? कितना होता है जिंक पे चार्ज? धुएं निकल जाएंगे टेस्ट में, फॉर्मूले दिए भर भर के मैंने। जिंक पे चार्ज बोलो। अमोनियम पे कितना चार्ज होता है, और फॉस्फेट पे कितना चार्ज होता है? चाहे पॉजिटिव गिन लो चाहे, एन फैक्टर कितना आ गया देख लो। क्यों सिखाया मैंने आपको? क्योंकि एक चीज होती है को बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। क्या तुमसे कोई पूछे इक्विवेलेंट वेट डिफाइन करो, कर पाओगे? नहीं, क्योंकि इक्विवेलेंट के वेट में क्या आता है, और एन फैक्टर डिफाइन नहीं हो सकता, तो इक्विवेलेंट वेट भी डिफाइन, वो बात अलग है, 11th में हम कर देंगे, पर अभी नहीं कर सकते, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। देख लो, अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट, जल्दी बोलो जल्दी बोलो बोलो।
H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट बोलो, 2 हाइड्रोजन 32 सल्फर और 64, बोलो कितना हो गया? अरे जल्दी बोलो कितना हो गया जोड़ के? 68, बहुत बढ़िया। 64 में 32 जोड़ेंगे और H2SO4 का इन फैक्टर 2, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया? जल्दी से मुझे NaCl का इक्विवेलेंट वेट निकाल के बताओ। कल के टेस्ट में कम से कम 7 क्वेश्चन फॉर्मूले के हैं। नाम से फॉर्मूले, फॉर्मूले से नाम, मतलब सॉरी 8 तारीख वाले में 49.5 58.5 एन फैक्टर NaCl का 1, तो इक्विवेलेंट वेट भी कितना हो गया? क्या आप इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख गए? चलिए अगला टॉपिक। हाँ और क्या, ये सही कह रही है, गुड, लिखो जल्दी से। वो तो मुझे वैसे भी पता है, तुम भी नहीं देखोगी। हाँ हाँ, देखते हैं, रुको और क्या क्या सर्च किया तुमने। हाँ बताओ बताओ क्या सर्च की थी, बताओ। तो क्या हो गया? सारा जी ने चैट जीपीटी में कुछ रिकॉर्ड किया है फ्रॉम अलीगढ़, सॉरी चैट जीपीटी में सर्च किया है। हाउ टू फाइंड फेक फ्रेंड, हाउ टू फाइंड सोलमेट। ओ माय गॉड, सारा जी क्या क्या सर्च कर रही हो ये? फिर ठीक है। कौन है? तारा तलपड़े फ्रॉम महू, महुनाथ भंजन, महुनाथ भंजन। हाउ टू फाइंड सोलमेट, वही की थी, लिख लिया। आगे बढ़े, इतनी क्लिप निकाल के भेज देना। लिख देना सोलमेट का मतलब है कूड़े वाला। क्या माइला हो गया? जल्दी लिखो। चलो अगला लॉ, पता नहीं क्या सोच के मम्मी ने इनका नाम रखा, गे-लुसैक्स लॉ। सबसे पहले इस लॉ के बारे में समझिए। ये लॉ केवल और केवल गैसेस पर लगता है। क्या बोल रही हैं? गैस-लुसैक लॉ है ना, ठीक है। चलिए, ये वाला लॉ केवल और केवल किस पर लगता है? गैस पर। याद रखना, ये लॉ जब आप रिएक्शंस में लगाओगे गैसेस पर, तो रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए। रिएक्शन क्या होनी चाहिए? अभी बताएंगे लॉ होता क्या है। और कम से कम रिएक्शन में 2 गैस प्रेजेंट होनी चाहिए एटलीस्ट। ये दोनों गैस हो सकता है रिएक्टेंट में प्रेजेंट हो सकता है दोनों प्रोडक्ट में प्रेजेंट हो सकता है एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट में प्रेजेंट हो, पर एटलीस्ट 2 गैस होनी चाहिए। जल्दी मुझे बताओ क्या? इसीलिए मैंने तुम्हें अपना सही नेटिव प्लेस नहीं बताया है। ढोलकपुर।
अग्रिम सिंगल फ्रॉम IIT ढोलकपुर, ईटानगर, बहुत बढ़िया। जल्दी से मुझे बताओ, क्या इसमें ये लुसेक लॉ वैलिड है? नहीं वैलिड है, क्योंकि केवल और केवल, मुझे बताओ, जल्दी बताओ, तुरंत बताना, क्या इसमें ये लुसेक लॉ वैलिड है? है वैलिड। मुझे बताओ, तुरंत बताओ, क्या इसमें ये लुसेक लॉ वैलिड है? नहीं है गमारो, रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। अब बताओ, सारा जी बताएंगी, बाकी और कोई नहीं बताएगा। जल्दी बताओ सारा जी, क्या वैलिड है? है कि नहीं है? तुम सारा जी हो, वैलिड है या नहीं? क्यों नहीं है? गंवार हो तुम। वैलिड है, कम से कम 2 गैस प्रेजेंट होनी चाहिए, 2 गैस प्रेजेंट हैं। क्या गेल-लुसैक लॉ समझ गए कहां वैलिड है? अब ये समझ लो होता क्या है, लिखो। हो गया। यार मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन से याद नहीं रखता हूँ, जब मतलब पता है बस बहुत है। तो क्या हो गया? फेक नहीं हूं मैं, जैसा हूं वैसा हूं, ऑन स्पॉट बोलता हूं मैं। लिखो, व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड, अंग्रेजी याद करके क्या करना, मतलब पता है बहुत। व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड, when gases combine or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio. When gases combine or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all the gas are at same temperature and pressure. Provided all the gas are at same temperature and pressure. देखो मतलब समझो, इसका मतलब क्या है? देखो, जो इसकी स्टोइचियोमेट्री, N2 के आगे क्या लिखा है? H2 के आगे, NH3 के आगे। इसका मतलब अगर 1 ml N2 का रिएक्ट करेगा, कितने के साथ करेगा और कितनी बनेगी ये? जब 1 ml N2 का 3 ml H2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगी? 2 ml NH3। ये क्या है? ये गेल-लुसैक। वो कहता है वॉल्यूम का रेशियो वही रहेगा जो इनकी स्टोइकियोमेट्री का रेशियो। अगर मान लो तुमने इसका ले लिया 10 ml, तो इसका कितना रिएक्ट करेगा? 30 ml। इसका कितना बनेगा? 20 ml। क्या मेरी बात समझ गए आप लोग? एक और बता दो जल्दी से। H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिविंग H2O लिक्विड। बताओ सारा जी, क्या ये लुसैक लॉ वैलिड है? ये लुसैक लॉ वैलिड है या नहीं? है कि नहीं? कैसे? और बैलेंस रिएक्शन, बैलेंस नहीं देखोगी? ठीक है, गुड। तो इसमें वैलिड है। अच्छा, तो अब अगर वैलिड है तो मैं क्या बोलूंगा? अगर इसका 2 ml लेता हूं तो इसका कितना लेना पड़ेगा? 2 का आधा, बोलो 1 ml। यानी कि जब 2 ml गैस H2 रिएक्ट करेगी 1 ml O2 के साथ, तो बताओ कितना पानी बनेगा? 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 गंवारो बनेगा ही नहीं। गेल-लुसैक लॉ लिक्विड पर वैलिड नहीं होता, पता नहीं कितना बनेगा। अरे तो इतने पे ही वैलिड होगा ना, गैस गैस पे।
लिक्विड कितना बना या कितना रिएक्ट किया मैं पता नहीं लगा सकता। गेलो-सैक लॉ इज ओनली वैलिड फॉर गैसेस। क्या इस रिएक्शन में गेलो-सैक वैलिड होगा? होगा। क्यों? क्योंकि 2 गैस हैं कम से कम। मेरी बात समझे आप? तो अगर इसका 2 ml रिएक्ट करेगा तो इसका कितना रिएक्ट करेगा, और पानी कितना बनेगा पता नहीं, कितना भी बन सकता। बोलो भाई, अगर इसका 10 ml रिएक्ट किया तो इसका कितना करेगा 5 ml, और ये कितना बनेगा पता नहीं। ठीक है, देख लो। कहाँ पे 2 ml? 2 है ना यहाँ पे, क्या? अरे जब इसका एक रिएक्ट करता है कि 3 के साथ, तो इसके कितने बनते हैं? एक रिएक्ट किया 3 के साथ तो 2 बन गए। 10 रिएक्ट किया 30 के साथ तो 20। रेशियो क्या रहना चाहिए? 1:3। बूझो तो जाने। बोलो जल्दी। आपको जान के खुशी होगी, ये क्वेश्चन नीट का है, जब AIPMT में आया था। बहुत मालूम है जन्नत की हकीकत, और दिल को खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। ऑप्शन चाहिए तुमको तो ऑप्शन ले लो। 50, 100, 150, 200। हो सकता है इनमें से ना हो। ऑप्शन चाहिए तुमने यार। जल्दी बोलो, जो बोलेगा उसको मिलेगी ऑन स्पॉट शाबाशी। शाबाशी मिल रही है तो अलीशा जी नहीं कर, जायदाद लिख के दे देते हैं। जायदाद में केवल फोन है हमारे पास, मांगा हुआ है। गरीब लोग, दिखता नहीं तुमको? नहीं, ऐसी छोड़ दो कमार। मुझे तो लगता है सारा जी जान जान के ऐसे सवाल पूछती हैं ताकि यूट्यूब पे फेमस हो जाएं। 150। चलिए अभी देखते हैं। एक आंसर आया है 150। आइए, क्या आपका मन नहीं करता सॉलिड फोस्फोरस लें और इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ कराएं, और वो मिलके मुझे बना के देगा फोस्फीन गैस? बोलो भाई, अब रिएक्शन को बैलेंस करने का मन नहीं कर रहा तुम्हारा? यहाँ 4 लगाओ और यहाँ पर हो गई बैलेंस। आओ बच्चों दिखाएं। इस पर तो वैलिड ही नहीं है। ओ उल्टी रिएक्शन लिख दिया हमने। फोस्फीन टूट के बना रही है। क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है? क्या मैंने 100 ml फोस्फीन ली है? बोलो, इस पे तो वैलिड ही नहीं है। 4 से बनता है 6। देखो, 4 ml से बनता है 6 ml, तो 1 ml से बनेगा 6/4, तो 100 ml से बनेगा कितना आएगा? ये कितना बना 150 ml। तो आंसर कितना हो जाएगा? क्योंकि चेंज पूछा है गंवारों।
ऐसे ही आता आता क्वेश्चन चला जाता है एग्जाम में। शिट मैन है, मैंने शिट कर दिया। हंस चुके थे सब लोग। सारा जी की तो रावण वाली हंसी यो वाली। ये कौन सा चूहा है? अल्लाह सुनाओ, यही माइक में सुनाएंगे सारा जी का। वाह वाह। अच्छा वो इंस्टाग्राम वाला सॉन्ग लाओ, तुम्हारी इंस्टाग्राम आईडी फेमस कर देते हैं सब लोग, तुम्हारा वो टॉकिश पे रहने दो यार, चेंज करनी पड़ जाएगी। लाओ आज एक मैं भी कर दूंगा। पब्लिक होती तो दो होते। वैसे बात तो सही है। चलो डन है यहां तक। बोलो भाई इसमें और क्या बच रहा है? एक ही था कि एक और क्वेश्चन। तो लो फिर इसी बात पे सारा जी आंसर देंगे अब। अच्छा एक चीज और सुन लो, क्या आपको बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन याद है? मैंने आपको पढ़ाई थी और उसकी बैलेंसिंग भी सिखाई थी। मुझे आशा है आप लोग भूल चुके होंगे कि एक CXHY नाम का हाइड्रोकार्बन था, जब उसकी रिएक्शन X + Y/2 O2 से कराते थे तो यहां पर बनता था XCO2 + Y/2 H2O। क्या ये बैलेंस रिएक्शन आपको याद है? नहीं याद तो अब देख लीजिए, ये लॉन्ग लॉन्ग एगो मैंने आपको पढ़ाई थी। अच्छा आपने ये पढ़ा होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कि अगर ये X की वैल्यू 4 है, अप टू 4, यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, तो हाइड्रोकार्बन गैसियस होता है और C5 से लिक्विड होना शुरू हो जाता है। तो अगर 4 तक है तो ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये लिक्विड है, तो 3 गैस है। क्या गेल-ओसाइक्लो वैलिड हो जाएगा? हो जाएगा। बोलो भाई। तो मान लो किसी ने तुमसे कहा इसका रिएक्ट कर रहा है VML और इसका रिएक्ट कर रहा है लेट सपोज TML, ठीक है? तो जो इन दोनों का रेशियो होगा वही इन दोनों का रेशियो। मतलब इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूलो, इधर आओ, ध्यान से देखो। 1/10 और 3/30 क्या ये बराबर है? बराबर 2/20, यानी कि इसकी स्टोइशियोमेट्री अपॉन इसका वॉल्यूम बराबर इसकी स्टोइशियोमेट्री अपॉन इसका वॉल्यूम बराबर इसकी स्टोइशियोमेट्री अपॉन इसका, ये सेम रहते हैं हमेशा गेल-ओसाइक में। ये वाली बात लेकिन किसके लिए वैलिड है? केवल और केवल गैस के। तो क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं इसकी स्टोइशियोमेट्री कितनी है? 1, तो 1 अपॉन बराबर सही है। और भी बोल सकता हूं, देखो अगर इसका भी कुछ ml ले लो, मान लो CML, क्योंकि ये दोनों क्या थी? गैस। बोलो ठीक है। देखो एक क्वेश्चन देते हैं। शट अप। आपको जान के खुशी होगी ये क्वेश्चन JEE 2013 में आया था, फिर सेम क्वेश्चन 2016 में भी टपक पड़ा। अब मुझे तुम्हारा AMU निकलवाना ही है ना।
अच्छा दिल पे हाथ रख के बोलो, उस दिन के बाद से तुम्हें चेंज नहीं नजर आ रहा है? क्या तो तुमने कुछ नहीं किया है, ज्यादा नेता मत बनो बार बार बुला बुला के। तो इसमें शिट करने की क्या बात है, और वो भी यहां पर। जल्दी लिखो, स्लाइड चेंज होने वाली है। आज अगली क्लास भी मेरी ही है। जो मुझे सही आंसर बताएगा इस क्वेश्चन पे तो पक्का चॉकलेट सारा जी उसको देंगी। आज का अंतिम सवाल है ये। बताओ जल्दी से। कभी भी ये एएमयू एंट्रेंस में आ जाएगा निदा जी। याद रखिएगा, जिसके भी मार्क्स कम आए टेस्ट में 80% से हिस्ट्री में, वो बैच 2 में शिफ्ट हो जाएगा, और बैच 2 में जिसके 80% से ज़्यादा आएंगे वो बैच 1 में आ जाएगा। यही फेयर है। तो थोड़ा होश से पढ़ाई करके आना, जो नोट्स में कराया है वो तो सब पढ़ के आना ही है, फॉर्मूले अच्छे से देख के आने हैं, प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल, और क्या। आइए, सबसे पहले क्या रिएक्शन लिख लूं? रिएक्शन अभी रटी थी। क्या यही है रिएक्शन? बोलो भाई। आओ देखो, अब कह रहा है मुझसे हाइड्रोकार्बन कितना है, 5 लीटर, और ऑक्सीजन कितनी जरूरत पड़ती है, और तो कुछ दिया ही नहीं है। बोलो भाई, आओ लगाओ। 1/5 बराबर x प्लस वाई अपॉन 4 अपॉन, या 5 जा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, x प्लस वाई अपॉन 4 बराबर, ठीक है, ऑप्शन से क्रॉस चेक कर लो। x की वैल्यू 3 लगाओ और y की वैल्यू 8 लगाओ। 3 + 8/4 क्या 5 होते हैं? बाकी लगा के देख लो, वैलिड नहीं होंगे। मजे मजे में जेई का सवाल उड़ गया। ये रेशियो वाली चीज आपको कहीं मिलेगी नहीं, अपनी बनाई हुई है, रट लीजिए इसको। आज की कथा यहीं पर समाप्त।